नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर परिचर्चा करेंगे। इकोसिस्टम की स्थिरता का अर्थ है कि इकोसिस्टम में जितना उत्पादन हो रहा है उसी के अनुपात में उपभोग हो रहा है और संतुलन की स्थिति बनी हुई है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पदार्थों का जो निवेश होता है, ऊर्जा का भी निवेश होता है और पदार्थों का भी निवेश होता है, जिसे हम इनपुट कह सकते हैं, और जो निर्गम है अर्थात आउटपुट है, उसमें संतुलन आ जाए। जो विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कार्य करते हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते रहें। और नेक्स्ट, समस्त तत्वों का जो सांद्रण है इकोसिस्टम के अंदर, जो उनकी मात्रा है वो स्थिर बनी रहे। तो इसी पूरी चीज को अपन क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर दशा में है, पारिस्थितिकी स्थिरता मौजूद है। ये टीडी ब्राक महोदय हैं। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिर दशा को परिभाषित किया है कि स्थिर दशा समय स्वतंत्र दशा होती है, जिसमें तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में पूर्ण संतुलन होता है। तंत्र के अंदर सभी तत्वों का सांद्रण होता है, यद्यपि तंत्र में सतत परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो तत्वों के सांद्रण है इकोसिस्टम के अंदर, जो तत्वों का उत्पादन हो रहा है, जो डनबार महोदय हैं, उन्होंने ये जो दोलन रहित स्थिरता है इसका इस रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को, इस पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को व्यक्त किया है। ये कहते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बनी रहती है तब जब उसके अंदर प्रजातियों की जो संख्या है वो भी स्थिर बनी रहती है। प्रजातियों की संख्या प्लस जो भी प्रजातियां उसके अंदर हैं उसमें किसी भी प्रजाति में एकाकी जीवों की संख्या की स्थिरता, प्रजातियों की जो विविधता है अर्थात प्रजातियों की जो संख्या है उस पारिस्थितिकी तंत्र में वो भी स्थिर बनी रहेगी, प्लस जो प्रजातियों में एकाकी जीवों की संख्या है वो भी स्थिर बनी रहेगी। तो इसको उन्होंने दोलन रहित स्थिरता नाम दिया। प्रजातियों की संख्या में किसी इकोसिस्टम में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। दूसरा जो है स्थिरता लोचकता, या जिसे हम स्थिरता सहनशीलता कहते हैं। इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है उसको बाह्य कारकों द्वारा होने वाले जो परिवर्तन है उनको सहन करने की इकोसिस्टम की जो क्षमता है उस पे डिपेंड बताया गया है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है, ये हम सब जानते हैं। बाह्य कारक उसे किस लेवल तक प्रभावित करते हैं और वो उनको सहने की कितनी क्षमता रखता है उस पर उसकी स्थिरता डिपेंड करती है। बाह्य कारकों ने प्रभावित किया, थोड़े समय के लिए पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो गया, लेकिन वो परिवर्तन जब हो चुके होते हैं उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र को कितना समय लगता है अपनी मौलिक अवस्था में पहुंचने का, उस संदर्भ में हम इसे व्यक्त करते हैं। ये जो रेजियर और कोवेल महोदय हैं, इन्होंने ये स्थिरता सहनशीलता की बात की है। इस के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी अक्षमता होती है कि वो बाह्य परिवर्तनों को सहन कर लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, लोचकता स्थिरता। ये क्या है? कुछ लोगों ने क्या किया है कि इकोसिस्टम की जो स्थिरता है उसको इकोसिस्टम के जो प्राकृतिक कारण होते हैं, मनुष्य द्वारा जनित जो परिवर्तन होते हैं, जो भी इकोसिस्टम के अंदर समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं या परिवर्तन उत्पन्न किए जाते हैं, उनके साथ किसी इकोसिस्टम की
समायोजित हो जाने की कितनी क्षमता है, उसे हम उसकी स्थिरता दर्शाते हैं। अगर वो जो होने वाले परिवर्तन हैं, वो चाहे वो मानव जनित हैं, चाहे वो प्राकृतिक कारकों के द्वारा हैं, उन परिवर्तनों के साथ वो समायोजित करने की अच्छी क्षमता रखता है, तो उसे हम कहेंगे कि भाई हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर अवस्था में है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ अपना समायोजन नहीं कर पा रहा, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर अवस्था में रहेगा। दूसरे शब्दों में, जब पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी अक्षमता आ जाती है कि वह किन्हीं भी कारणों से उत्पन्न जो व्यवधान आ रहे हैं, उनमें जो बाधाएं आ रही हैं, उनको सहन करके अपनी जो बदली हुई दशाएं हैं, जो कारक बदल गए हैं, उनके साथ में समायोजन कर ले, तो उसको हम लोचकता स्थिरता कह देते हैं। देखिए, स्थिरता सहनशीलता और लोचकता स्थिरता में हम एक चीज का डिफरेंस कर रहे हैं। स्थिरता सहनशीलता में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, चेंजेज आ रहे थे, बाह्य परिवर्तन आ रहे थे, लेकिन वो कुछ समय के बाद में रुक गए। तो उसके साथ में समायोजन करके और जो इकोसिस्टम था वो फिर से अपनी मौलिक दशा में पहुंच गया है। जैसा वो पहले था परिवर्तन से, वैसा ही वो बाद में। अब लोचकता स्थिरता क्या है, परिवर्तन हुए और होते ही रहते हैं, परिवर्तन हुए हैं और होते रहते हैं, होने के बाद रुके नहीं है, और ना ही पारिस्थितिकी तंत्र अपनी पहले वाली दशा में पहुंचेगा। जबकि क्या होगा, क्या होगा ये कि वो उन बदलती हुई दशाओं के साथ में समायोजन कर लेगा और कंटिन्यू स्थिर बना रहेगा। तो ये मेन डिफरेंस है स्थिरता सहनशीलता में और लोचकता स्थिरता के संदर्भ में। आगे चलते हैं अपन प्रत्यास्थ स्थिरता की ओर। जब इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था हो जाती है या कोई व्यवधान आ जाता है, उसके बाद इकोसिस्टम में फिर से स्थिरता स्थापित हो जाए, तो उसको हम प्रत्यास्थ स्थिरता कहते हैं। बड़े पैमाने पर कोई बाधा या अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से इकोसिस्टम एक बार के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो पुनः वापस स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थिरता। आगे चलते हैं चक्रीय स्थिरता की ओर। जब इकोसिस्टम में जो नियमित कंटिन्यूअस जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके साथ में समायोजन करते हुए इकोसिस्टम चलता रहता है और स्थिर बना रहता है, तो उसको हम चक्रीय स्थिरता कहते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन जो है वो अप्रत्याशित या अचानक नहीं होता है, इसमें कंटिन्यू धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, कारकों में भी और इकोसिस्टम भी अपने अंदर कंटिन्यू समायोजन धीरे धीरे करता रहता है और स्थिर बना रहता है। प्रत्यास्थ स्थिरता में क्या होता है, अचानक से कोई व्यवधान या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी स्थिरता को हम 5 स्वरूप में 5 संदर्भों में इसका अध्ययन करते हैं। अब इसी पारिस्थितिकी स्थिरता को हम थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण की व्यवस्था होती है, जिससे बाह्य कारकों से होने वाले किसी भी परिवर्तन का प्रतिसंतुलन इकोसिस्टम में हो जाता है। अर्थात जो इकोसिस्टम की स्थिरता है वो बाह्य परिवर्तनों के कारण थोड़े समय के लिए अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो पुनः स्टेबल भी हो जाता है, पुनः स्थापित भी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, यदि किसी इकोसिस्टम में कोई बाह्य कारक के कारण अचानक परिवर्तन हो गया, जैसे किसी प्रजाति के सदस्यों की संख्या में अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई या कमी हो गई, तो अब इस जो ये अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण की जो व्यवस्था है, उसके द्वारा प्रजातियों की जो संख्या है वो पुनः सामान्य हो जाती है और इकोसिस्टम पुनः स्थिर हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को होम्योस्टेटिक क्रियाविधि कहा जाता है, संतुलन की अवस्था की क्रियाविधि कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल अपन इसका देख सकते हैं। कोई निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीवन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनमें से कोई एक कारक अत्यधिक अनुकूल हो गया जैसे जलवायु किसी प्रजाति विशेष के लिए
अचानक से बहुत ज्यादा अनुकूल हो गई। तो कीटों की संख्या में जितनी होनी चाहिए, जो आइडियल संख्या है, उससे बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, उनकी कीटों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। अब जो कीटों की संख्या अचानक बढ़ गई, उनकी भोजन की आवश्यकता बढ़ गई, तो भोजन की जो आपूर्ति है वो उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी कीटों की संख्या बढ़ गई, तो आपूर्ति कम पड़ गई। अब क्या होगा, भोजन कम हो गया, कीट आपस में क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। तो जिससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो असंख्य कीट हैं वो भूखमरी के कारण मर जाएंगे और कीटों की संख्या फिर से कम हो जाएगी और इकोसिस्टम में पुनः स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो अभी अपन ने एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि किसी भी इकोसिस्टम में खुद ही नियंत्रित हो जाने की, स्वतः नियंत्रण की व्यवस्था होती है, जिससे उसकी स्थिरता कंटिन्यू बनी रहती है। एक और चीज अपन देख लेते हैं। यहाँ हमने एक चीज नोट की कि जैव विविधता है वो पारिस्थितिकी स्थिरता के अनुकूल होती है। जैव विविधता में वृद्धि हो रही है तो पारिस्थितिकी स्थिरता भी बढ़ेगी, इकोसिस्टम के स्थिर रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके विपरीत जब जैव विविधता कम हो जाती है, जैवों की विविधता कम हो जाती है, तो पारिस्थितिकी स्थिरता भी नहीं बनी रह पाती और इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रजातियों की संख्या होती है वो अगर ज्यादा होती है तो उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन अगर इकोसिस्टम के अंदर होते हैं कारकों में, तो वो उनको बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं और वो प्रजातियां हो सकता है नष्ट भी हो जाएं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो छोटे मोटे परिवर्तनों को आराम से सहन कर जाती हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को अनुकूलित कर लेती हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े परिवर्तनों को झेल जाती हैं, उनके लिए अनुकूलित हो जाती हैं और वो निरंतर बने रहते हैं। तो अगर ये हर प्रकार की प्रजातियां उस इकोसिस्टम के अंदर हैं, तो चाहे कितने ही बाह्य कारकों में परिवर्तन आ जाए, वो इकोसिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कुछ ही प्रजातियां हैं और वो मतलब सस्टेनेबल हैं, संवेदनशील हैं, तो किसी भी परिवर्तन का वो विरोध नहीं कर पाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और जब जीव जैविक, अपन पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में जो जैविक घटक, अजैविक घटक, तो जब जैविक घटक नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जैव विविधता है वो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखती है। एल्टन महोदय ने कहा है कि आहार जाल में जो विविधता होती है वो प्रजातियों की विविधता के कारण ही होती है, में वृद्धि अगर हो जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ेगी। क्योंकि आहार जाल की विविधता में जो वृद्धि है वो विदेशी जीवों का अतिक्रमण का सामने करने की और उनके साथ समायोजन करने की पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता और लचकता को बढ़ाती है और जीवों की संख्या में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको कम कर देती है। मैकार्थर महोदय ने बताया है कि आहार जाल की कड़ियों में अगर वृद्धि होती है तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ती है। क्योंकि आहार जाल जितना ज्यादा विस्तृत होता है, उसकी पोषण की जो कड़ियां होंगी उसमें उतने ही ज्यादा संख्या में जीव होंगे। अपन ने पोषण स्तर पे चर्चा की थी, प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर। तो हर पोषण स्तर पे जीवों की संख्या में ज्यादा मिलेगी, अलग अलग प्रकार के जीव होंगे वहां पे एक ही पोषण स्तर पे। तो अगर कोई एक जीव में अप डाउन हो भी जाता है तो दूसरा जीव वहां पे मौजूद रहता है उस पोषण स्तर की पूर्ति करने के लिए। तो इस तरीके से पारिस्थितिकी की जो स्थिरता है वो जैव विविधता पर डिपेंड करती है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।